फ्रेंड्स, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। वन कॉन्सेप्ट डे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के कॉन्सेप्ट को। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन दोस्तों किस टॉपिक से रिलेटेड है? ये बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। एक रेगुलेटरी फंक्शन जो है आरबीआई का, उससे ये रिलेटेड है। और बैंकिंग सेक्टर से हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सीरीज चल रही है उसमें हम देख रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप ध्यान से सुने इस लेक्चर को और इस प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन को आप समझें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन और इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि अभी जो है ये बहुत करंट अफेयर्स में चल रहा है। क्यों चल रहा है, क्या कॉन्टेक्स्ट है इसका? क्योंकि अभी अभी आरबीआई ने अपना जो ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क है इसको रिवाइज किया है। और रिवाइज जो फ्रेमवर्क है ये 1 जनवरी 2022 से ये लागू हो गया है हमारे बैंक्स के ऊपर। तो यही इसका कॉन्टेक्स्ट है कि आरबीआई हैज इशूड रिवाइज नॉर्म फॉर कमर्शियल बैंक्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022। अब प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के बारे में जानते हैं कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन एक्चुअली में क्या है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन एक फ्रेमवर्क है जो कि 2002 में आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था। क्यों इंट्रोड्यूस किया था? कि एक वॉच रखनी थी, एक सुपरविजन करना था किसको? उन बैंक्स को जिनकी की फाइनेंशियल हेल्थ या फाइनेंशियल स्टेटस डिटेरियोरेट हो रहा है, सो दैट आरबीआई उनके ऊपर टाइमली रेस्ट्रिक्शंस लगा सके, इंटरवीन कर सके रेस्ट्रिक्शंस के थ्रू, सो दैट उन बैंक्स की जो फाइनेंशियल स्टेटस या हेल्थ है वो इंप्रूव हो जाए और जो डिटेरियोरेशन हो रही है उसको रोका जा सके। So it is a framework under which banks with weak financial metrics are put under watch by the RBI। 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया था। 2017 में इसको रिवाइज किया गया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। दोनों ने ही रिकमेंडेशन दी थी कि जो पीसीए फ्रेमवर्क है इसको रिवाइज करने की जरूरत है। तो इसलिए इसको रिव्यू किया गया 2017 में। पहले इस पीसीए फ्रेमवर्क के अंतर्गत जो है 12 बैंक थे, बट वो सभी बैंक अब एग्जिट कर गए हैं एक्सेप्ट फॉर वन बैंक। और वो एक ही बैंक बचा है जो अब भी पीसीए फ्रेमवर्क में है। वो कौन सा है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्यों लाया गया? जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था वो था टाइमली इंटरवेंशन। कि अगर किसी भी हमारे बैंक की फाइनेंशियल स्टेटस या उसकी हेल्थ डिटेरियोरेट होती दिखाई दे रही है तो आरबीआई एज अ रेगुलेटर टाइम पे जो है इंटरवीन कर पाए, इसलिए इस प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क को लाया गया था, है ना। जैसे होता है ना कि किसी को कोई बीमारी है तो जब डॉक्टर के पास मरीज जाता है तो डॉक्टर कभी कभी ये कहता है, जैसे हार्ट अटैक के केस होते हैं, कि बिल्कुल आप टाइम पे ले आए, थोड़ा भी लेट हो जाते तो शायद नहीं बच पाते। तो टाइमली इंटरवीन करना बहुत जरूरी होता है सो दैट कंडीशन और खराब ना हो जाए। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव था वो था टाइमली इंटरवेंशन टू स्टॉप द डिटेरियोरेशन ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ बैंक्स। जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है वो है अलर्ट करना स्टेक होल्डर्स को। बैंक्स में स्टेक होल्डर कौन कौन है? सबसे पहला गवर्नमेंट, दूसरा डिपॉजिटर्स जिन्होंने अपना पैसा रखा हुआ है, इन्वेस्टर्स। गवर्नमेंट क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स एक मेजर शेयर है उनका बैंकिंग सेक्टर में, और इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स का ओनरशिप किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। तो गवर्नमेंट जो है एक मेजर स्टेक होल्डर है। इसी तरह जो डिपॉजिटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, खास करके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के, तो उनको अलर्ट करना कि देखिए जिस बैंक में आपने पैसा लगाया है या जिस बैंक में आपने पैसा डिपॉजिट किया हुआ है उसकी फाइनेंशियल हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही है। तो एक पब्लिक प्रेशर भी बनेगा उस बैंक्स के ऊपर कि वो एफिशिएंटली काम करें और स्टेक होल्डर्स अलर्ट हो जाए। चेक एनपीए। जब फाइनेंशियल हेल्थ डिटेरियोरेट होती है तो उसका क्या मतलब निकलता है या उसका जो इंपैक्ट है हमें कहां देखने को मिलता है? वो देखने को मिलता है इंक्रीजिंग एनपीए। एनपीए क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जो हम कह रहे हैं बार बार कि उनकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो डिटेरियोरेट हो जाती है। तो फाइनेंशियल हेल्थ बैंक्स की डिटेरियोरेट होने का मतलब क्या है? कि जो उन्होंने
उनके जो एसेट्स हैं, जो लोन एसेट्स क्या होता है बैंक्स के लिए, जो उन्होंने लोन दिए हैं, है ना, जब उन लोन से उनको इंटरेस्ट ना मिले या उनका प्रिंसिपल वापस ना आए, मतलब कि अगर उनके एसेट्स नॉन परफॉर्मिंग हो जाए, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि उनकी फाइनेंशियल हेल्थ डिटोरेट हो रही है। और आज के दिन पर जो एनपी है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है हमारी बैंकिंग सेक्टर के सामने। तो इस एनपी की जो प्रॉब्लम है, इसको रोके जाना, इसको चेक करना भी एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स था प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क का। रिसेंट चेंजेस जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं, अब उसके बारे में बात करते हैं कि क्या चेंज इंट्रोड्यूस किया है आरबीआई ने इस फ्रेमवर्क में। सबसे पहला है पीसीए की जो एप्लीकेबिलिटी है और क्राइटेरिया है उसको रिवाइज किया है। पीसीए किस पे एप्लीकेबल होगा? सभी तरह के बैंक्स पे एप्लीकेबल होगा एक्सेप्ट फॉर पेमेंट बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। पेमेंट बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को इस पीसीए फ्रेमवर्क में नहीं डाला गया है, इनको एक्सक्लूड करके रखा गया है। बाकी जो भी बैंक्स हैं वो इस पीसीए फ्रेमवर्क में आएंगे। पैरामीटर्स क्या होंगे, कैसे आरबीआई डिसाइड करेगा कि किसी बैंक को इस पीसीए फ्रेमवर्क में लाना है या नहीं लाना है, उसके लिए कुछ पैरामीटर्स आरबीआई ने डिसाइड किए। वो पैरामीटर्स क्या हैं? कैपिटल एडिक्वेसी, और कैपिटल एडिक्वेसी को के लिए क्या इंडिकेटर यूज कर रहे हैं? CRAR, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो। दूसरा है कि उनकी बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, वो किससे दिख रहे हैं? नेट एनपीए, कि उनके जो एनपीए हैं बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहे हैं, है ना। एक थ्रेशोल्ड आरबीआई ने डिसाइड किया हुआ है कि अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है उनके एक पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा हो जाएंगे तब उनको जो है हम इस पीसीए फ्रेमवर्क में ले आएंगे। प्रॉफिटेबिलिटी, तो कैपिटल एडिक्वेसी, नेट एनपीए, और तीसरा क्या है? लेवरेज रेशो या लेवरेज। लेवरेज का मतलब क्या है कि बैंक्स कितना ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, कितना ज्यादा अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रेच कर रहे हैं टू गेन इनकम, टू गेन प्रॉफिट। तो ऐसा तो नहीं कि वो प्रॉफिट कमाने के चक्कर में बहुत ज्यादा रिस्कियर लोन्स दे रहे हैं, बहुत ज्यादा अनसिक्योर्ड लोन्स दे रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क है कि कल के दिन को पैसा वापस ना आए। तो उन्होंने कितना लेवरेज कर रखा है, ये एक पैरामीटर है। जो सबसे बड़ा चेंज किया है वो है रिटर्न ऑन एसेट्स को बैंक अब आरबीआई ने हटा दिया है। अब रिटर्न ऑन एसेट्स को वो एक पैरामीटर के तौर पर नहीं देख रहे हैं। 3 पैरामीटर हैं, कैपिटल एडिक्वेसी जो कि CRAR से नापा जा रहा है, नेट एनपीए, और तीसरा लेवरेज। रिटर्न ऑन एसेट जो है अब एक क्राइटेरिया नहीं रह गया है, पैरामीटर नहीं रह गया है पीसीए फ्रेमवर्क के लिए। और जो डेटा आरबीआई लेगा वो कहां से लेगा? जो भी बैंक्स का जो ऑडिट किया जाता है एनुअल, उनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स का, उसको वो देखेगा, उनको देख करके बताएगा कि इनको पीसीए फ्रेमवर्क में रखना है या नहीं रखना है। एग्जिट कैसे होगा? जैसे हमने बताया कि 12 में से 11 बैंक्स एग्जिट कर चुके हैं, तो उनके लिए कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं बनाई गई थी। टाइम टू टाइम इस बैंक को हटा दिया गया। आरबीआई ने कहा कि नहीं, अब ये बैंक जो है यहां से इस पीसीए फ्रेमवर्क में नहीं रहेगा, बट उनके लिए कोई ऑब्जेक्टिव अभी तक पॉलिसी नहीं थी। तो ये जो पॉलिसी है अब इस रिसेंट चेंज में इंट्रोड्यूस की गई है। इसमें क्या कहा गया है कि अगर ये जो भी पैरामीटर्स हैं इनमें से कोई भी पैरामीटर क्रॉस नहीं होता है एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से फोर कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स, अगर 4 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स तक ये जो पैरामीटर्स आरबीआई ने डिसाइड किए हैं ये कोई भी ब्रीच नहीं होता है, तो वो बैंक इस पीसीए फ्रेमवर्क के बाहर आ सकता है। तो अब एक यूनिफॉर्म एंड ऑब्जेक्टिव पॉलिसी बैंक्स को पीसीए फ्रेमवर्क से निकालने के लिए जो है आरबीआई ने अब इंट्रोड्यूस कर दी है। अब बात कर लेते हैं कुछ डेफिनेशंस की जो कि हमने यहां पर यूज की हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के। जब हम फ्रेमवर्क डिस्कस कर रहे थे तो कुछ टर्म्स मैंने यूज करी। सबसे पहले क्या था? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का क्या मतलब है? इट गवर्न्स द कैपिटल दैट अ बैंक ऑट टू होल्ड एज ए परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल एसेट्स। मतलब बैंक के पास जो भी टोटल एसेट्स है, मतलब जो भी उन्होंने लोन दिए हैं
उसका सर्टेन परसेंटेज, मान लीजिए बैंक ने 100 रुपए का लोन दिया है ना, तो बैंक को एटलीस्ट जो है आरबीआई कहता है कि 10% या 20% जो है उनको मेंटेन करके रखना चाहिए कि कल के दिन को अगर जो आपने लोन दिया है वो वापस नहीं आए, या आपको मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन करना है तो आपके पास वो पैसा होना चाहिए। तो उसको कहा गया है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। सेकंड हमने बात करी थी कि एसेट की क्वालिटी मतलब नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट से हम जज कर रहे हैं उस एसेट की क्वालिटी को, है ना। तो एसेट की क्वालिटी के क्या मतलब हुआ कि आपका नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो कितना है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो कैसे निकाला जाता है? ये नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो भी आपके एनपीए हैं उसमें से अगर आप प्रोविजंस को हटा दें तो आपका नेट एनपीए आ जाता है। कि मान लीजिए एनपीए जो है वो 20 रुपए के हैं, 20 रुपए बैंक का एनपीए में चल रहा है, तो बैंक्स अगर मान लीजिए उसमें से 5 रुपए जो है एज प्रोविजन रखते हैं, जो भी उनके पास डिपॉजिट्स आ रहे हैं। प्रोविजन का मतलब क्या हुआ कि बैंक को डाउट है कि जो भी एनपीए हुआ है उसमें से 5 रुपए ऐसे हैं जो कभी वापस नहीं आने वाले हैं, तो उस 5 रुपए की भरपाई बैंक कहां से करेगा? तो वो पहले से उसकी तैयारी करके चल रहा है और 5 रुपए एज अ प्रोविजन उसको साइड में रख रहा है। तो नेट एनपीए कितने हो जाएंगे? ₹20 माइनस ₹5। तो नेट एनपीए हो गया ₹15। मतलब नेट एनपीए दिखा रहा है कि नेट में कितना जो है बैंक का अभी डाउटफुल एसेट्स हैं, या जो भी ऐसे एसेट्स हैं जिनसे पैसा बैंक को नहीं आ रहा है। तो ये हुआ एसेट क्वालिटी। थर्ड जो हमने यूज की थी टर्म वो था लेवरेज रेशियो। लेवरेज रेशियो का क्या मतलब है? इट शोज हाउ मच अ लेंडर हैज स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ इन बोरिंग फंड्स टू जनरेट इनकम। जैसे मैंने कहा था कि कितना स्ट्रेच किया है, कितना ज्यादा बैंक्स ने रिस्क लिया है टू जनरेट इनकम, कितने ज्यादा अनसिक्योर्ड लोन्स दिए हैं उन्होंने, कितने ज्यादा रिस्कियर प्रोजेक्ट्स में उन्होंने पैसा लगाया है, तो वो लेवरेज रेशियो हो गया। रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन एसेट्स का मतलब क्या हुआ कि उनका प्रॉफिट कितना हुआ और कितना उन्होंने लोन दिया था। तो प्रॉफिट एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स। मान लीजिए कि आपने एक घर खरीदा, 1 करोड़ रुपए का घर खरीदा, अगर उसमें साल भर में आपकी 20 लाख रुपए की कमाई होती है तो आपका रिटर्न ऑन एसेट्स कितना हो गया? 20 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 1 करोड़ इंटू 100, है ना। तो 20% आपका क्या हो गया? वो आपका रिटर्न ऑन एसेट्स हो गया। तो ये सारी डेफिनेशंस जो हैं वो हमने यूज करी, ये टर्म्स थी जिसकी डिफाइन हमने अब यहां पर किया है। अब बात करेंगे कि अगर कोई बैंक करेक्टिव, ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंतर्गत आ जाता है, इस फ्रेमवर्क में आ जाता है, तो आरबीआई जो है वो क्या करता है, किस तरह की रेस्ट्रिक्शंस उन पर लगाता है। तो आरबीआई ने 3 रिस्क थ्रेशोल्ड जो है वो बनाए हुए हैं। रिस्क थ्रेशोल्ड 1, 2 और 3, मतलब कि ये माइलस्टोन्स है। ये कहना चाहिए कि ये जैसे कोरोना हुआ है ना, कुछ लोगों को बहुत माइल्ड सिम्टम्स आए तो उनको कहा गया कि आपका रिस्क थ्रेशोल्ड 1 है, आप घर में ही आइसोलेट हो जाइए। सेकंड टाइप के लोग क्या थे, जिनको के थोड़े ज्यादा सिम्टम्स थे, सांस लेने में परेशानी हो रही थी, तो उनको बोला गया कि नहीं, आप तो रिस्क थ्रेशोल्ड 2 वाले हो, आप ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आओ, आपको ऑक्सीजन की जरूरत है। कुछ लोग ऐसे थे जिनको वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ी ना, वो रिस्क थ्रेशोल्ड 3 कि नहीं, इनको हॉस्पिटलाइज करो, इनको वेंटिलेटर पर लगाओ, आईसीयू में रखो। तो ऐसे डिफरेंट कैटेगरीज बनाई गई थी। तो इसी तरह इसमें भी किस बैंक की कितनी फाइनेंशियल हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही है उसके हिसाब से ये रिस्क थ्रेशोल्ड डिसाइड किए हुए हैं। तो जब रिस्क थ्रेशोल्ड 1 को अगर कोई बैंक पार करता है तो कुछ मैंडेटरी एक्शन आरबीआई लेता है। क्या लेता है? जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर रोक लगा देता है, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाता है। तो अगर कोई फॉरेन बैंक हैं या प्राइवेट बैंक हैं तो उनके प्रमोटर्स को कहा जाता है कि आप बैंक के अंदर और कैपिटल डालिए, सो दैट कैपिटल जो है एडुकेसी बनी रहे। जब रिस्क थ्रेशोल्ड 2 को ब्रीच करता है तो फर्स्ट जो एक्शन थे इनके अलावा क्या लगाया जाता है कि ब्रांच एक्सपेंशन को रोक देता है कि नहीं, अभी ब्रांच एक्सपेंड मत करिए, अभी और खर्चा मत करिए, अभी पहले कंसोलिडेट करने की कोशिश करिए। जब रिस्क थ्रेशोल्ड 3 को भी पार कर जाता है तब क्या करता है आरबीआई? तब एप्रोप्रिएट रेस्ट्रिक्शन लगाता है ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर पर अदर देन फॉर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। अगर कोई बैंक अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना चाहता है, सॉफ्टवेयर को इंप्रूव करना चाहता है तो ठीक है, लेकिन अगर किसी और तरीके का कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहे कि भाई फर्नीचर चेंज कर देते हैं, ये कुछ कर लेते हैं, नई गाड़ियां खरीद लेते हैं,
बैंक के लिए, तो वो सब नहीं कर पाएंगे। कुछ डिस्क्रिशनरी एक्शन होते हैं जो आरबीआई देखता है कि चलो बैंक की स्थिति कैसी है, इस बैंक की तो कंडीशन इतनी खराब नहीं है, तो यहां पर क्या करेंगे, हम कुछ स्ट्रेटेजी रिलेटेड चेंजेस बता सकते हैं, कुछ गवर्नेंस रिलेटेड चेंजेस वो बता सकते हैं, कुछ क्रेडिट रिस्क रिलेटेड चेंजेस बता सकते हैं कि आपके यहाँ एक्सपर्ट्स की कमी है जो प्रोजेक्ट इवेल्यूशन कर पाए, तो आप एक प्रोजेक्ट एक्सपर्ट्स लेकर के आइए। तो इस तरह के कुछ डिस्क्रिशनरी एक्शन भी आरबीआई बता सकता है बैंक्स को। तो ये सारे करेक्टिव एक्शंस कब प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, जब कोई बैंक पीसीए फ्रेमवर्क के अंडर में आ जाता है। इस पीसीए फ्रेमवर्क का फायदा क्या है, सबसे बड़ा फायदा तो क्या है कि जो भी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है वो मेंटेन होती है ना, कि बैंक को कल के दिन को कोई भी शॉक लगे, कोई झटका लगे, तो बैंक के पास इतनी कैपिटल होगी कि डिपॉजिटर्स का पैसा नहीं डूबेगा, तो कैपिटल एडुकेसी मेंटेन रहती है। सेकंड इज लिमिटेड रेगुलेशन। जो पीसीए फ्रेमवर्क है ऐसा नहीं है कि ब्लैंकेट बैन लगा दिया ऑन लैंडिंग, ऐसा नहीं है, किसी भी तरह की लैंडिंग को रोकता नहीं है, बल्कि जो रिस्कियर लैंडिंग है उन पर रेस्ट्रिक्शन लगाता है, उनको रोकने की कोशिश करता है, तो एक लिमिटेड वे में रेगुलेट करता है। थर्ड इज हेल्दी बैंक्स। इसका ऑब्जेक्टिव ही क्या था, इसका मेन जो वो ऑब्जेक्टिव था कि बैंक्स की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो इंप्रूव हो, बैंक्स एक हेल्दी स्टेट में बने रहे, सो दैट डिपॉजिटर्स का पैसा भी ना डूबे, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी प्रॉफिट मिले, और जो बैंक्स के एम्प्लॉयज हैं उनका भी जो फ्यूचर है वो सिक्योर रहे। तो बैंक्स को एक हेल्दी स्टेट में रखना, ये किसका काम था, ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन का काम था, और इसकी वजह से अब जो नेट एनपी है अगर आप देखें तो उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो हेल्दी बैंक्स भी मेंटेन करना एक मेजर बेनिफिट है इस पीसीए फ्रेमवर्क का। लेकिन कुछ इश्यूज भी आए हैं इस पीसीए फ्रेमवर्क के साथ। क्या इश्यूज आए हैं, जैसे कि लैक ऑफ कैपिटल। अब बैंक्स के जैसे जैसे एनपीए बढ़े, आरबीआई ने कहा कि नहीं, आप कैपिटल जो है वो रखिए, कैपिटल जो है एडुकेट मेंटेन करिए, बट बैंक वो पैसा कहां से लाए, डिपॉजिट नहीं आ रहे हैं इतने, गवर्नमेंट की जो कहना चाहिए जो बजट है वो ऑलरेडी डेफिसिट में होता है, तो वो भी इतना रिकैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हैं बैंक्स को जितने की जरूरत है ना। तो बैंक्स को पैसा लेना मार्केट से जो है वो मुश्किल हो रहा है, ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर मिल रहा है, तो लैक ऑफ कैपिटल जो है बैंक्स के लिए एक मेजर प्रॉब्लम हो गई है इस प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क की वजह से। लॉस ऑफ मार्केट शेयर, जब लैंडिंग पर रेस्ट्रिक्शन लगता है किसी भी तरह की, तो क्या होता है, जो बोरोर होता है वो कहता है यार इस बैंक के पास तो ये दे नहीं रहे, ये बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पर दे रहे हैं, या फिर इस पर्पस के लिए देने के लिए मना कर रहे हैं, चलो यार वो प्राइवेट बैंक तो दे रहा है, या वो दूसरा बैंक दे रहा है, उसके पास चलते हैं, वो दे देगा। तो क्या होता है कि बैंक का जो मार्केट शेयर है वो चला जाता है। तो लॉस ऑफ मार्केट शेयर भी एक मेजर प्रॉब्लम है जो कि इस प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क के साथ फेस करनी पड़ रही है। गवर्नेंस, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, जो रूट कॉजेज हैं ऑफ बैंकिंग प्रॉब्लम्स, या फिर जो उनकी फाइनेंशियल स्टेटस के लिए, उनको तो किसी तरह से आप एड्रेस नहीं कर रहे हैं, आप कुछ रिफॉर्म्स नहीं बता रहे हैं, या गवर्नेंस रिलेटेड आप रिफॉर्म्स नहीं बता रहे हैं। तो आप एक बार जो है बैंक को पीसीए फ्रेमवर्क में लेके आ रहे हैं, वो एग्जिट हो गया मान लीजिए कुछ साल बाद या महीनों बाद, लेकिन बाद में फिर दोबारा वो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, तो आपने रूट कॉज को एड्रेस नहीं किया गया, क्योंकि इसका एक मेजर क्रिटिसिज्म है। तो दोस्तों ये था प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। अब इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा सकते हैं। Prompt corrective action PCA framework is invoked on banks when they breach regulatory trigger points. What are those regulatory trigger points? First, capital to risk weighted asset ratio. Second is net non-performing asset. Third is return on assets. Options देखते हैं, A 1 and 2 only, B 2 only, C 2 and 3 only, D 1, 2 and 3. अभी हमने बात करी कि 3 पैरामीटर्स हैं। एक तो कैपिटल एडुकेसी, जिसको कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो से आप मेजर कर रहे हैं। सेकंड इज एसेट क्वालिटी, जिसको आप नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट से नाप रहे हैं। और तीसरा है लेवरेज, रिटर्न ऑन एसेट्स को हटा दिया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए 1 and 2। मेंस में कैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क? Critically analyze whether the recapitalizing banks which are under PCA framework is a bad idea. तो ये क्वेश्चन जो है आपको मेंस में पूछा जा सकता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको पीसीए फ्रेमवर्क जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।